दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको अक्टूबर मंथ के जो भी बचे हुए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वाले, उनके लिए आपको अभी और वीडियोस मिलेंगी। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये उसी सेक्शन की आगे की एक वीडियो है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स काफ़ी सारे मैं बताने जा रही हूँ। और उसमें से कई सारे करंट अफेयर होंगे जिनको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, देखेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, तो आज की ये जो आपकी वीडियो है, आपके आगे आने वाले सारे जितने भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब चलिए आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप मेरे इस रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि है शिक्षा 10। ठीक है, इससे होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी साथ में हुआ क्या है कि एनटीपीसी के लिए बहुत सारे न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पे। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं कि अभी रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए आपको बहुत ही अच्छा बैच आपका स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है कि अगर आप एनटीपीसी के लिए इस बैच को ज्वाइन करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अपने एनटीपीसी या जो भी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कैसे आपको इनरोल करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। इसके साथ जो भी फ्री टेस्ट होने वाले हैं उनके लिए आपको पता है उसकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री टेस्ट जो आपके अनअकैडमी पे लगातार चला करते हैं उनकी लिंक भी मैं अवेलेबल करा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको फ्री टेस्ट भी देने को मिले। इससे आपका होगा कि आपको काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि अभी किस तरीके की चीज़ें हैं जिन पे आपको और फोकस करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप कितना अच्छा कर ले रहे हो, स्कोर कैसा आ रहा है आपका, टाइमिंग आप कितनी ले रहे हो कौन सी चीज़ करने में। लाइक मैथ्स में आपकी कितनी टाइमिंग आप लगता है आपको टाइम करने में, रीजनिंग में कितना सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ही अच्छे से टेस्ट से पता चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो ज्वाइन करना है। साथ में जो बैच ये स्टार्ट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इनरोल करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और रेफरल कोड अगर किसी को भी यूज़ करना है तो मेरा शिक्षा 10 रेफरल कोड यूज़ कर सकता है, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक, किसी भी कैटेगरी के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रेलवे के लिए ही मेरा रेफरल कोड यूज़ करें। किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, लाइक बैंकिंग हुआ, आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ, या फिर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी और चीज़ की, जो भी आपकी कैटेगरी अवेलेबल है अनअकैडमी पे, उन सब में मेरा ये जो कोड है शिक्षा 10 ये एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जैसा कि हमने बोला कि अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर की एक वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, पार्ट 2 है ये। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, देखिए ऑप्शन है आपके 12 मार्च, 15 अप्रैल, 11 अक्टूबर या 20 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर ऐसा दिन निर्धारित किया गया है जब आपका इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। चलिए इसके बारे में जो थोड़ा सा कुछ है हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य क्या है, बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है, यानी कि 2012 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी। देखिए आपसे कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। अगर कोई दिवस आपसे पूछा गया है तो उसकी थीम पूछी जा सकती है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषय वस्तु। ठीक है, तो थीम पूछी जा सकती है अगर थीम है तो। ठीक है, और इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, डेट पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर वो किसी महापुरुष के जन्मदिन पर या किसी भी ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन की वजह से मनाया जा रहा है या किसी भी व्यक्ति की वजह से मनाया जा रहा है तो वो भी आपसे पूछा जाता है कि किसकी वजह से मनाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो जो हम बात कर रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, और ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और कब से मनाया जा रहा है, ये 11 अक्टूबर 2012 से स्टार्ट किया गया, मनाया जाना शुरू किया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या है, हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य है। ठीक है, हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य है, ये जो है इसकी इस बार की क्या है, थीम है।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, जो भी योजनाएं किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपकी रिलीज की जाती हैं या घोषित की जाती हैं, वो योजनाएं आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपकी स्टेट वाइज या फिर देश में अगर कोई योजना लागू की गई है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, या फिर किसी भी स्टेट में भी की गई है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, स्पेशली अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि उस स्टेट की जितनी योजनाएं हैं साथ में केंद्र की जो योजना है उसको देख लो। स्पेशली आपसे ये नहीं होगा कि अगर आपका मान लीजिए यूपीएससी का कोई यूपीपीसीएस का कोई एग्ज़ाम है या फिर यूपी ट्रिपल एससी का, मैं बता रही हूँ आपको, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आप यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो यूपी की कोई योजना पूछी जा सकती है या फिर क्या पूछा जा सकता है, केंद्र की कोई योजना पूछी जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है अगर थोड़ा सा भी और टफ बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर तो यूपी से सटे हुए जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनकी कोई योजना पूछी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका यूपी की कोई एग्ज़ाम है और उसमें आपको पूछा गया तेलंगाना की ये योजना बताइए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके जो स्टेट लेवल या फिर रेलवे के एग्ज़ाम होंगे इनमें आपका ओवरऑल इंडिया की किसी भी स्टेट की चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान से समझना है। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जो भी पेपर देने जा रहे हैं हम उसके पैटर्न को अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है तो उसमें किस तरह की चीज़ें पूछ सकता है, ये हमें पहले समझना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर देखें। अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो तो मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप देखिए कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी है वो किस तरह के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, केवल एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी वगैरह एग्जाम सबको देखिए, जो भी रेलवे जो भी कंडक्ट कराता है उसको देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ इतना कुछ जो है इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। चलिए देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की गई है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितने? 650 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है लिखा है 43.32 लाख, ठीक है, इतने 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेंगे। स्कूल किट मतलब उसमें आपके क्या होंगी? नोटबुक्स होंगी, नोटबुक होगा, आपकी पेन या पेंसिल होगा, ठीक है, और लंच बॉक्स होगा, मतलब सारी वो चीज़ें जो कि आपको स्कूल में ज़रूरी होती हैं। नोटबुक हुआ, पेंसिल, पेन, लंच बॉक्स। होता क्या है कि मोस्टली सरकारी स्कूल में जो है वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही होता है कि मोस्टली सरकारी स्कूलों में वो ही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी होती है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती है सरकारी स्कूलों में, फीस जो है वो बहुत कम होती है और पढ़ाई का भी लगभग लेवल तो लगभग बराबर ही होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो अच्छे हालांकि शिक्षक भर्ती जो होती है उसमें बहुत ही अच्छे चुनिंदा लोग चुने जाते हैं, फिर वो कहीं जाके एक टीचर बनते हैं, लेकिन टीचर बनने के बाद क्या है कि वो समझ जाते हैं कि उनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और उसके बाद बहुत सारे, मैं सबको नहीं बोल रही लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ाते नहीं हैं या स्कूल टाइम में मान लीजिए कभी आ नहीं रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस उनकी बहुत कम होगी या फिर वो आए भी हैं तो कुछ और काम कर रहे हैं, अपने घर के काम भी कर रहे हैं, इसके साथ वो कहीं फ़ोन पे बात करने लगे, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है शिक्षा का स्तर गिरता है, ठीक है। तो और साथ में क्योंकि बच्चे जो हैं वो गरीब भी होते हैं, गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो स्कूल किट लेना भी उनके लिए क्या है एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा काम होता है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई काफ़ी अच्छी है कि इसमें आपको स्कूल किट जो है बच्चों को
प्रदान की जाएगी, लगभग इतने लाख सरकारी स्कूलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक है, स्मारक सिक्का जो है वो कितने रुपए का उनकी मतलब उनकी जयंती में उनके सम्मान पे जारी किया गया। 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये। तो 100 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर। ठीक है, आपको पता है ये लोग जो है ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में तो काफ़ी डिटेल में आप सब लोगों को पहले से भी पता है, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जाना जाता है, राजघराने से संबंधित है। ठीक है, अब मतलब तो डेथ ही होगी। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विजया राजे सिंधिया देश की आज़ादी के पहले और उसके बाद भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा रही थी। ठीक, तो इसके लिए उनके इस योगदान को देखते हुए ऐसा जो है किया गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं, ठीक है, जो भी जलवायु आपदाएं आती हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कहा गया, ये जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट आई तो उसमें जब रिपोर्ट निकाली गई तो ऐसा माना गया कि भारत में जो आपदाएं हैं वो तीसरे नंबर पे, मतलब भारत को जो नंबर रखा गया है वो तीसरा नंबर रखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहले और दूसरे नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे रखा गया है चीन और दूसरे नंबर पे रखा गया है यूएसए और तीसरा नंबर मिला है भारत को। किन चीज़ों के मामले में? ये मिला है जलवायु आपदाओं के मामले में। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो यही जो तीनों आपके राष्ट्र हैं, पहली बात तो चीन, यूएसए, भारत, एक तो जनसंख्या बहुत है। ठीक है, हालांकि इस वजह से नहीं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं वजह है क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उन्हें आवास की ज़रूरत पड़ेगी और आवास ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित किए जाएंगे अगर, तो क्या होगा, भूखंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर आवंटित किए जाएंगे तो जो वन क्षेत्र है उसकी कटाई शुरू कर दी जाती है। वन क्षेत्र खत्म किए गए, ठीक है, तभी तो क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आवास वाली जगह आवंटित की गई। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जब हम वनों को काटने लगते हैं, ख़त्म करने लगते हैं, तो हमारा जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जलवायु का जो एक तरीके से क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है और फिर प्राकृतिक आपदाएं आना तय है। हर एक चीज़ को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, ग्लेशियर्स को नुकसान पहुँचता है और प्रदूषण, पॉल्यूशन वगैरह बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ तो इसी से रिलेटेड है। तो ये आप देख सकते हो। और दूसरी बात, ये सब जो देश हैं ये आधुनिकीकरण की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नगरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, गांव क्षेत्र से ज़्यादा नगरों की संख्या भी जो है वो बहुत होने लगी। दूसरी बात, चीन और स्पेशली यूएसए की भी अगर बात करें, सबसे ज़्यादा चीन, तो औद्योगिकीकरण जो है यहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है। चीन में आप जानते हैं कि चीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्लाइमेट में क्या दिक्कतें आ रही है, उससे फ़र्क पड़ता है कि उसके पास रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, कितने पैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाइमेट की क्या कंडीशन हम करते जा रहे हैं, उसे फ़र्क पड़ता है कि बस हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें। ठीक, तो ये सारे रीज़न हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पे है। चीन में लगभग 600 आपदाएं, ठीक है, और अमेरिका में 467 आपदाएं दर्ज की गई, जलवायु आपदाएं, और भारत में 300 से अधिक आपदाएं जो हैं वो प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में, अन्य देश उसके बाद जैसे हैं फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान शामिल है। देखिए प्राकृतिक आपदाओं में आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बाढ़ आ जाएगा, अब
सबको पता है कि बाढ़ भी भारत में जो है, बाढ़ ग्रसित इलाके बहुत ज़्यादा अभी हाल में आपने देखा कितनी जगह फ्लड जो है आया था असम में और भी बहुत सारी जगह, ठीक है। तो बाढ़ हो गई, भूकंप हो गए या फिर और हिमस्खलन हो गया, ये सारी सब कुछ आपकी प्राकृतिक आपदाओं में ही आता है, ठीक। उसके अलावा ये तो जो आपके कुछ देश दिए हुए हैं, ये तो ऑलरेडी, जैसे कि जापान तो देखिए इस जगह बसा हुआ है। जापान का जो कुछ अगर हम देखें कि जिस तरह से जिस जगह पे जापान देश है वो जगह ही असुरक्षित है, सबसे ज़्यादा वो ऐसी जगह पे बसा हुआ है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप और ये सारी चीज़ें, तो मतलब इन्होंने जो भी इनमें प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं ये तो उनकी जगह के होने की वजह से ज़्यादा है। लेकिन इन तीनों देशों में जो प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादातर आ रही हैं ये इनके नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और जो वनों की कटाई है उसकी वजह से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? ये कौन सा राज्य है जिसने महिला आरक्षण को 33% मंजूरी दी है? राज्य सरकार ने अपनी सरकारी नौकरियों में, देखिए आपके ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो पंजाब राज्य ने दी है, पंजाब राज्य ने दी है महिलाओं को, ठीक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा क्या है, पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा, जो सिविल सेवा वाली आपकी जॉब है उसमें क्या किया है, महिलाओं के आरक्षण के लिए नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33%, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, 33% जो है रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-2022 को भी मंजूरी दी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार ताकि मिले युवाओं को, महिलाओं को। चलिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मनीष सिसोदिया को कौन से विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? देख लीजिए, आपके पास विभागों के नाम लिखे हुए हैं, रोजगार एवं श्रम विभाग, खेल विभाग, अंतरिक्ष विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार एवं श्रम विभाग। रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देख लीजिए, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र नियम 1993 के नियम 3 में प्रदान की गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर श्रम एवं रोजगार मामलों का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रदान किया। मुझे कमेंट में बताइए कि दिल्ली राज्य के राज्यपाल कौन है, ठीक है, दिल्ली राज्य के राज्यपाल कौन है और उपराज्यपाल कौन है। चलिए, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, हस्त प्रक्षालन मतलब हाथ धुलाई दिवस भी लिख करके आ सकता है आपके क्वेश्चन में। तो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है, देखिए ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर या फिर 20 जुलाई। तो इसमें से राइट हो जाएगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को जो है आपका ये विश्व हाथ धुलाई दिवस या फिर विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये मनाया जाता है। हाल ही में देखिए कोरोना जैसी चीज़ों के लिए भी हाथ धुलने का कितना ज़्यादा जो है उसको प्रमोट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करिए, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करिए। इसके अलावा इस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारे देशों में, स्पेशली कहा जाता है कि भारत जैसे देशों में भी लोग ऐसा करते हैं, और इवन भारत ही नहीं कई जगह, ठीक है, बिना हाथ धोए खाना इस तरह की चीज़ें, जिससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ने का चांस होता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब ये सारी गंदगी से दूर रखते हो उतना ही ज़्यादा आप क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो बिना हाथ धोए खाना इन सारी चीज़ों को घटाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं ताकि लोग जो है वो जागरूक हो सकें। तो 15 अक्टूबर जो दिन है उस दिन आपका विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? अब क्या है कि भारत फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। 34 देशों की ये बैठक हुई थी, 34 देशों की, देखिए इस टाइम सारे वर्चुअल बैठक ही हो रही है, ठीक है,
34 देशों की जो बैठक हुई थी उसमें हुआ क्या कि ये तय किया गया कि भारत को फिर से अध्यक्ष चुना गया। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया 2 साल के लिए। और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फ्रांस को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया और 4 उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। और एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो 34 देशों की बैठक हुई थी जिसमें 2 साल के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का और सह अध्यक्ष चुना गया है फ्रांस को। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या फिर भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद। तो भारतीय बैंक संघ यानी कि आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं IBA। ठीक है, तो उनको IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजकिरण राय को हाल ही में IBA का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। IBA की प्रबंधन समिति ने 16 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन निदेशक थे। ठीक है, और साथ में CEO भी थे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन निदेशक और CEO राजकिरण राय को 2020-21 के लिए IBA का चेयरमैन चुना है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष किसको चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है राजकिरण राय को और उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? दिनेश कुमार खारा को। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO थे और ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस जो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे को आपका मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ठीक है, 10 जनवरी, 20 अक्टूबर, 15 मार्च, 12 मई, इसमें से आपका राइट हो जाएगा 20 अक्टूबर। देखिए वैसे तो यहाँ पे अभी जो है, क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स है, इसलिए आपके लिए ऑप्शन क्या है? बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई यही एक अक्टूबर वाला है, बाकी इसमें कोई अक्टूबर वाला है नहीं। लेकिन है क्या कि आपके एग्जाम्स में जब आते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता कि कौन से मंथ के करंट अफेयर जो है यहाँ पूछे जाएंगे, कि अक्टूबर मंथ के ही आएंगे, नवंबर मंथ के ही आएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो आपको मिक्स्ड करके दे देते हैं। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक ऑप्शन जो है उसको अच्छे से याद रखें। अच्छा, मैं यहाँ पे चेंज क्यों नहीं करती हूँ? कुछ लोग कह रहे थे कि मैम इतने ईजी ऑप्शन ना दिया करिए। यहाँ मान लीजिए अक्टूबर का है तो यहाँ भी अक्टूबर दे दीजिए। उससे क्या होगा कि हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, और ऐसे हम लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन उसका रीज़न मेरा बस इतना है कि मैं आपको एक ही ऑप्शन जो है वो राइट इसमें दे रही हूँ पूरी तरीके, ताकि आप बाकी में कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको ये दिन जो है याद रहे। ठीक है, अगर मैं और भी इसमें रख दूँगी ना तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 12 अक्टूबर देख के आप कन्फ्यूज हो जाओगे। हो सकता है एग्जाम में आपको कोई और डेट याद आ जाए, इसीलिए जो है मैं सिर्फ वही रियल वाली एक डेट रख रही हूँ, बाकी मैंने अलग अलग मंथ रखी हुई। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, पूरा ग्लोबल, जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? देखिए लिखा हुआ है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा। ठीक है, वी कैन ट्रस्ट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ये है इस बार की थीम। ठीक, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। यह विषय विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में लोगों की भलाई के महत्व को दर्शाता है। ये सारी चीज़ों को देख करके ये डेटा जो है वो निकाला जाता है। चलिए, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको फिर से याद रखिएगा, डेट जो है बताई मैंने, और साथ में थीम भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पहली बार कोई है जिसे कि 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मिला है, अवार्ड मिला, वो भी इंडियन है ये, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किसको मिला है? ऐश्वर्या श्रीधर को मिला है, ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर को मिला है। देख लेते हैं इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ऐश्वर्या पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, पहली इंडियन वुमेन बनी है ये पुरस्कार की प्राइज जीतने वाली, ठीक है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। वे वयस्क श्रेणी में यानी कि एडल्ट कैटेगरी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की है, ठीक है। तो पहली है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है, पहली इंडियन है और सबसे कम एज की लड़की भी है, ये भी आपको याद रखना है कि मतलब अभी तक जितनी लड़कियों ने जीते भी होंगे तो उनमें सबसे कम एज इन्हीं की, ऐश्वर्या श्रीधर। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी कि हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई थी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। चलिए, इसमें होता क्या है, कई तरह के, देखिए फोटोग्राफी में भी कई तरीके के फोटोग्राफर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ नेचर फोटोग्राफी करते हैं। उसमें होता क्या है, नेचर फोटोग्राफी में जैसे मान लीजिए किसी झरने की, किसी नदी की, किसी फ्लावर की या इस तरह की चीज़ों की फ़ोटोज़ वो लोग लेते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे वाइल्ड लाइफ है तो वो क्या करते हैं, मतलब किसी ना किसी एनिमल की, किसी बर्ड की, इस तरह की चीज़ों की फ़ोटोज़ वो लेते रहते हैं। तो सबके अपने अपने जो है पसंद के अकॉर्डिंग वो लोग बनते हैं। तो ये है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में, ये आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कोई कंपनी ने किसी भी अभिनेत्री को या अभिनेता को या किसी स्पोर्ट पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो वो आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछा ही जाता है। तो पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? प्रियंका चोपड़ा को बनाया फॉर द बी फिज। उनकी जो बी फिज नाम की ड्रिंक है, फ्रूट ड्रिंक बेसिकली जिसको बोलते हैं, फ्रूट पल्प ड्रिंक, सॉरी, ठीक है, फ्रूट पल्प ड्रिंक, जो कि बेसिकली माल्ट बेस्ड ड्रिंक होती हैं। तो इनमें कोई भी फ्रूट पल्प नहीं होता, बल्कि कुछ और चीज़ें जो होती हैं वो मिली रहती हैं, और ये सब जो है सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन है तो हम देख रहे हैं। ये जो है हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने इनको प्रियंका चोपड़ा को अपनी बी फिश ड्रिंक का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बी फिश प्रोडक्ट का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज आपको कराए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो मैंने बताया कि आपके लिए एनटीपीसी की चैम्पियनशिप जो लीग आई है, साथ में इसके अलावा जो बैच कुछ चल रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, रिवीजन बैच वगैरह स्टार्ट कराए गए हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नोट करने के लिए लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में तुरंत मिल जाएगी। आप जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इनरोल कर सकते हो। और जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो मेरे कोड का यूज़ कर सकते हैं, शिक्षा 10 का, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइए मुझे कि आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।